नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़े होके तो डूबा नहीं जाता। वक्फ बोर्ड को लेकर और वक्फ को लेकर मुसलमानों की यही शिकायत है। हमारा मुल्क, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के नारे के बीच हमारी यानी मुसलमानों की आवाज सुनी नहीं जा रही। जेपीसी में विपक्ष के सुझाव शामिल नहीं किए गए और रिपोर्ट सदन में पेश कर दी गई और मौजूदा संसद सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है, जिसे लेकर मुस्लिम संगठनों में बड़ी नाराजगी है और इसीलिए अब सड़क पर उतरने का फैसला हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 मार्च को चलो जंतर मंतर दिल्ली का नारा दिया है। बोर्ड ने अपने संदेश में लिखा है कि हम मुसलमानों को यह एहसास है कि वक्फ संशोधन बिल औकाफ को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और मिल्लत इस्लामिया वक्फ संशोधन बिल को खारिज करता है। इस बार कोई होली जुमे के दिन थी तो ओवैसी साहब हैदराबाद में थे। जुमे की नमाज के बाद माइक संभाला तो सरकार पर जमकर बरसे। मस्जिदों को होली के दिन ढांक दिया जाना, नमाज, मुसलमानों की शहरियत, पाकिस्तान चले जाओ जैसे कई मुद्दों पर अपने जाने पहचाने अंदाज में बोले तो वक्फ का मुद्दा भी उठाया। ओवैसी ने दोहराया कि वक्फ हमारे लिए एक तरह की इबादत है। वक्फ हमारे बुजुर्गों ने दिया, किसी सरकार ने नहीं दिया। यह बिल इसलिए लाया जा रहा है कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, दरगाहों और कब्रिस्तानों को खत्म कर दिया जाए। जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खालिद सैफुल्लाह रहमानी जैसे लोगों ने भी यह ऐलान पहले ही कर रखा है कि उन्हें भी यह बिल मंजूर नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई सरकार मुसलमानों से मस्जिदें छीन लेना चाहती है? क्या सरकार मुसलमानों के वक्फ को खत्म कर देगी? एक सवाल यह भी है कि वक्फ की जायदादों से आम मुसलमानों को क्या फायदा मिलता है? क्या वक्फ की लड़ाई लड़ने वाले लोग वाकई कौम की फिक्र कर रहे हैं? और अब सड़क की लड़ाई से क्या वक्फ बचेगा? इन तमाम सवालों के आज हम जवाब तलाशेंगे कुछ बहुत खास मेहमानों के साथ। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवाते हैं। स्वागत कीजिए जावेद अहमद साहब का। आप चेयरमैन हैं वक्फ वेलफेयर फोरम के। लोगों के बीच वक्फ को लेकर के अवेयरनेस फैलाते हैं, अलग अलग बोर्ड्स के साथ भी जुड़कर बहुत सारे काम करते हैं। स्वागत कीजिए शाहिद रिजवी साहब का। आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और खास बात यह भी है कि 2013 में जो अमेंडमेंट हुए वक्फ कानूनों में, उसके में भी बहुत सारे सुझाव सर के शामिल किए गए और इस बार की जेपीसी में भी सर की बातों को सुना गया है। अब स्वागत कीजिए मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब का। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लंबे वक्त से अलग अलग मुद्दों पर लिखते पढ़ते रहे और आज इन तमाम मुद्दों पर बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोगों से जानेंगे। इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, सबसे पहले जरा असदुद्दीन ओवैसी साहब की कुछ बातें आपको सुनवाते हैं, उसके बाद हम जरा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं बोल रहा था आपको वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ हैं वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। यह इनका मकसद है। उस बिल को पढ़ो आप, और अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 22 साल से काबिज है तो उसको मालिक बनाने का कानून बनाना चाहते। जो जायदाद को अल्लाह के नाम पे हम वक्फ कर दिए, उसको कह रहे हैं कि नहीं, अब इसका मालिक कोई और होगा। हर जाविये से भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही। तो क्या वाकई वक्फ को खत्म कर देना चाहती है सरकार और अब सड़क पर उतरना ही एक आखिरी रास्ता है? गजाली साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे कर लेते हैं। हमने ओवैसी साहब को सुना। ओवैसी साहब बहुत जबरदस्त तकरीर करते आए हैं, उनकी बात वही है जो हमेशा वक्त को लेकर के वो कहते हैं। लेकिन हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि 17 मार्च को एक बड़े आंदोलन का ऐलान बोर्ड की तरफ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कर दिया गया है। यहां तक की नौबत आप कैसे देख रहे हैं कि यहां तक की नौबत कैसे आ गई कि अब सड़क पर उतरना पड़ रहा है?
दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि इस मौजूदा वक्फ संशोधन विधेयक में शामिल की गई हैं। एक तो वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करने का इसमें प्रपोजल है। वक्फ बाय यूज़र बच्चों की आसानी के लिए वक्फ बाय यूजर होता क्या, ये भी बता दीजिए। मैं वो बताता हूँ। वक्फ बाय यूज़र वो संपत्तियाँ हैं कि मान लीजिए कोई मस्जिद 1000 साल से बनी हुई है और उसमें इबादत हो रही है, कोई कब्रिस्तान है जहाँ लोगों को दफन किया जा रहा है, मुर्दों को, और वो उसकी कोई डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल में आ रही हैं। कोई मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ी जा रही है, तो ऐसी तमाम चीज़ें वक्फ बाय यूज़र कहलाती हैं और उसको इस बिल में ख़त्म करने का मंसूबा है, जो संशोधन है जी। दूसरी और एक चीज़ यह है कि कोई दरगाह है और वो दरगाह बहुत ज़माने से है, तो दरगाह वक्फ बाय यूज़र में आएगी क्योंकि वो बहुत पहले से है और उसी इस्तेमाल में वो ज़मीन हो रही है। तो ऐसी जगहों को इस नए बिल के हिसाब से ख़त्म कर दिया जाएगा। और एक जो डीएम है, डीएम को ये पावर दी गई है कि वो ऐसी तमाम संपत्तियों का सर्वे करेगा, सर्वे करके अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगा और वो ज़मीनें सरकार की घोषित कर दी जाएंगी। तो अगर डीएम को ये पावर मिल जाती है तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम इस देश में खड़े हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं जिनके बारे में आज सोचना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर जब डीएम के पास पावर थी तभी ये बाबरी मस्जिद वाला मैटर भी तभी आया और उसके बाद देश में कितना नुकसान हुआ, कितने मसले खड़े हुए, वो हम सब जानते हैं। शाहिद साहब आप जरा ये समझाइए कि इतने सारे सवाल मुसलमानों के, इतनी सारी शंकाएं, जेपीसी की इतनी सारी मीटिंग हुई, आखिर मुसलमानों की बातें जेपीसी में क्यों नहीं सुनी गई? आप खुद वहां जाते रहे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है ये अगर क्लियर हो जाए तो आगे की चीज़ें बहुत आसानी से आदमी समझा जा सकता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। वक्फ में कोई भी शख्स अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी दे सकता है फॉर ए पर्पज विच इज पायस एंड रिलीजियस। दो चीज़ें कोई भी शख्स में, वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख ईसाई कोई भी हो सकता है, वो भी वक्फ कर सकता है। अप टिल नाउ इट वाज लाइक दिस कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ है। अब ये वक्फ का ओरिजिन शुरू हुआ कुरान से। कुरान की आयत में वक्फ करने का बहुत प्रावधान है, बहुत सारी आयत हैं। दूसरा, हदीस शरीफ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने अपनी जायदाद अपनी भी दी और दूसरे लोगों को भी तरगीब दी कि जायदाद वक्फ करिए। वक्फ जब हो जाती है कोई जायदाद तो न तो उस पर जिसने वक्फ करी है उसे कहते हैं वाकिफ़, ना तो वाकिफ़ का कोई राइट होता है, वो जायदाद अल्लाह की हो जाती है और उसका इस्तेमाल सिर्फ पायस और रिलीजियस पर्पसेस के लिए उसकी आमदनी का होता है। ना तो कोई लॉ, इनहेरिटेंस लॉ इस पर लागू होता है, ना ही वो गिफ्ट करी जा सकती है किसी को, ना ही वो मॉर्गेज करी जा सकती है, ना ही वो सेल करी जा सकती है। तो वक्फ का कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएगा, इट इज़ इन परपिचुइटी, इट इज़ इनअलाइनेबल एंड इट इज़ इर्रेवोकेबल। वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। एक बार आपने ज़मीन या अपनी प्रॉपर्टी दे दी तो फिर वो अल्लाह के नाम हो गई, फिर उसकी आमदनी का ही इस्तेमाल जो भी पर्पज़ उस वाकिफ़ ने दिया है, देने वाले ने जो डिसाइड किया, जो भी उसका इंटेंशन था उसके हिसाब से होगा। अब आज की डेट में क्या हुआ है, इस अमेंडमेंट में जो सबसे बड़ी बात जो ये वक्फ लाया गया अमेंडमेंट, वो एक मिथ के ऊपर कि भाई वक्फ प्रॉपर्टीज़ इंडिया में तीसरे नंबर पे आती हैं साहब, डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ की आती है, विच इज़ इनकरेक्ट, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्योंकि जब मैंने इसकी स्टडी करी और सारी CAG रिपोर्ट्स देखी तो सिर्फ 4 स्टेट्स में इंडिया में, व्हेन यू सी मुस्लिम्स देन यू सी नॉन मुस्लिम्स एंडाउमेंट ऑल्सो। सिर्फ 4 स्टेट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड बिहार, सिर्फ इनमें हिंदू एंडाउमेंट्स 10.41 लाख 10.41 लाख सिर्फ और सिर्फ हिंदू एंडाउमेंट हैं इन सिर्फ 4 स्टेट्स में। और आप पूरे इंडिया में आपको अगर इसको इंटरपोलेट करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो कितना
लाख ज़मीनें बनेंगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वक्फ में सिर्फ जो आज तक वामसी की स्टडी है, जो इन्होंने कलेक्ट करे सारे डेटा, उसमें 8.72 लाख प्रॉपर्टीज़ टोटल वक्फ की हैं। अब इनके ऊपर ये वक्फ दो तरह से होता है, या तो आप एक डीड बनाइए, रजिस्टर्ड डीड करिए वक्फ की, या वक्फ बाय यूज़र। यूज़र का मतलब है अगर 500 साल की कोई प्रॉपर्टी है या 1000 साल की या 200 साल की, उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो वो प्रॉपर्टी किस तरह से इस्तेमाल हो रही है, और जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसने उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल होने दिया उस रिलीजियस या पायस पर्पस के लिए, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ कहलाती है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड वक्फ बाय यूज़र। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं भी हैं, और यही इंडोमेंट के साथ भी होता है, हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट उन्होंने कहा नहीं, इफ़ इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर ए रिलीजियस पर्पज, it is an endowment or it is an waqf. So both this concept was there by user, which has been taken away. ठीक है, चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। अब जरा ये बताइए ना, बार बार ये बात पूछी जा रही कि भाई इतना मौका दिया गया अपनी बात रखने का, तो सड़क पर आने की नौबत आखिर क्यों आ गई? बात सुनी क्यों नहीं गई जेपीसी में? अब बात क्यों नहीं सुनी गई तो कितनी सुनी गई? दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन कौन सुनने वाला है। अगर कोई आदमी सुनने को राजी ना हो आपकी बात, ये लोग जो ऑर्गेनाइजेशन गई उन्होंने भी अपने सुझाव रखे। बात सुनने का मतलब क्या होता है, आप उसको अप्रिशिएट करो। अगर एक पॉइंट है, लीगल है, जस्टिफाइड है, उसको इनकॉर्पोरेट करो। अगर आपने वो इनकॉर्पोरेट करे ही नहीं है, इसका मतलब आपने उनकी बात को ना तो माना है ना सुना है। इट वॉज लाइक दिस। So this is in fact has happened, and that is why the Muslims and the organizations are agitated as to why our property, this is our waqf, this is our institution which was created by our forefathers and managed by our people, are now being left kept open for everybody to go and decide. हमारे घर में पड़ोसी की चलेगी। That is how. That is how it is happening. जावेद साहब जरा आप ये समझाइए, बहुत सारे लोग एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक आम मुसलमान को वक्फ से क्या कुछ हासिल होता है? उसको कुछ खबर है कि वक्फ क्या चीज़ है, उसकी ज़िंदगी में वक्फ से क्या बदलाव आ सकता है? जी बिल्कुल सही। ये वक्फ का जो बहुत ही थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अभी आपने उसकी डेफिनेशन सुना, तो जो हमारा कंसेप्ट है जो मुसलमान एज ए मोमिन, कि अगर उसको ज़िंदगी हयात यानी अपने ज़िंदगी में अगर है, तो वक्फ का उसका दो तरह का इस्तेमाल है। एक उसके रिलीजियस पर्पस, यानी उसके ज़िंदगी हयात में उसको अपनी इबादत के लिए एक अल्लाह, मतलब जिन मस्जिदों में जा रहा है वो भी उसके इस्तेमाल में मानी जाएगी, जिन दरगाहों पे जा रहा है, जिन कब्रिस्तानों में दफन किया जा रहा है, दरगाहों में, कब्रिस्तानों में, इमामबाड़ों में, और तमाम उनके तरीके हैं जहाँ पे इबादत करता है। दूसरा, जब वो दुनिया से रुखसत होता है तो उसको एक कब्रिस्तान में 2.5 गज की ज़मीन चाहिए जहाँ पे वो दफन होता है। उसका स्पिरिचुअल सेंस है, यानी उसके दीन से और उसके ईमान से उसका ताल्लुक़ है, तो उसकी बहुत अहमियत है। ये 100% आप उसका मजहबी मामला है। जैसे आपने डिफिनीशन में दो बात सुनी होगी, पायस पर्पज़ और रिलीजियस पर्पज़। तो पायस पर्पज़ में तमाम उसकी चैरिटेबल तमाम उसके तौर तरीके होते हैं, जिसमें कॉलेज, स्कूल, यतीम खाने, मुसाफिर खाने, कुआँ और तमाम होते हैं जो जिससे आवाम को रफ़ाई काम के लिए इस्तेमाल होता है, और उसी तरह से मजहबी तौर के लिए इस्तेमाल होता है। तो आम मुसलमान बीइंग ए मुस्लिम, उसका 100% वक्फ से ताल्लुक़ है, और उसका हर इंडिविजुअल का उससे इस्तेमाल का उसका हक उसका कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए अख्तियार से आर्टिकल 26 में हर मज़हब के मानने वाले, ख़ास तौर से रिलीजियस पर्पस जो माइनॉरिटी हैं, उनको अपने इदारों को चलाने का हक, उनको अपने इदारों को क्रिएट करने का हक, उनको मॉनिटर करने का पूरा। यहाँ एक सवाल और ले लीजिए जावेद साहब। बार बार एक बात ये भी कही जाती कि भाई वक्फ बोर्ड चलाने के लिए सरकार पैसे क्यों दे? तो क्या वक्फ बोर्ड के जो अखराजात हैं वो उसको सरकार उसके लिए पैसे खर्च करती है? कहाँ से पैसे आते हैं उसके? ये बहुत अच्छा सवाल है। जब ये कंसीव हुआ कंसेप्ट 1954 में, आज़ादी के बाद जब नया कानून बना 1954 में, तो वक्फ एक ऐसी संस्था है या ऐसी इसके अमलाक हैं, इसके प्रॉपर्टी हैं, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करें जावेद साहब कि बच्चे जो बैठे हैं यहाँ समझ सकें। अमलाक जो है वो इन बच्चों को शायद हाँ बिल्कुल, मैं इसका प्लूरल वर्ड है, ये ऐसी प्रॉपर्टी जो कमर्शियल और दोनों तरह से इस्तेमाल होती हों, तो उससे होने वाली आय से इसके मैनेजमेंट, इसके रख रखाव और इसकी व्यवस्था को चलाने के लिए
ये तय पाया यानी गया कि वक्फ सरकार की संपत्तियों से होने वाली कमाई से ही उसका खर्चा बिल्कुल पूरा होता है, सरकार पैसे नहीं देती। सरकार बिल्कुल नहीं देती है, और उसके आय का एक रेशियो डिवाइड किया गया। तो बार बार ये आवाज हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से उठती है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए, इन्होंने बहुत सारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है और पता नहीं। अगर गवर्नमेंट के पास सारा डाटा है तो फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है वक्फ के ऊपर कि मतलब ये सही नहीं है और ये नहीं होना चाहिए? अगर गवर्नमेंट के पास सारा डाटा रिकॉर्ड सब जा रहा है तो ठीक है। जावेद साहब, ये डेटा अगर सारा अवेलेबल है तो फिर किस बात का खौफ है कि सरकार जो है वो सारी संपत्तियों को छीन लेगी? नहीं, ये डेटा जो है दो तरह से आर्काइव में है। एक डेटा जो है राजस्व रिकॉर्ड में है और एक रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास है। दोनों का अगर आप देखेंगे तो ये रिकॉर्ड कंबाइंड तौर पे भारत सरकार ने एक अच्छी खासी रकम खर्च करके पिछले 10 साल या 12 साल कह सकते हो डिजिटाइज किया है, जिसका एक अभी हाल ही में 4 साल से एक वामसी पोर्टल पे काम हो रहा है, जिससे संपत्तियों तो टोटल संपत्तियों का कितना फीसद जो है वो अभी डेटा मौजूद है हमारे पास? अभी हम कह सकते हैं 80% कहती है सरकार। राज्यसभा में एक क्वेश्चन में इन्होंने अपना बताया कि हमने जो डिजिटाइजेशन किया है 80% प्रॉपर्टियों का तो कुल मिलाकर के 20% संपत्ति पर खतरा मंडरा रहा है। अभी नहीं, अभी वो काम इन प्रोसेस से कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भारत सरकार की स्कीम में है, वो उसको भी डिजिटाइज। शायद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? शायद साहब इसमें वामसी एक संस्था है जो ये डेटा कलेक्ट करती है, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिसमें सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ की जिनके रिकॉर्ड हैं और जिनके रिकॉर्ड नहीं हैं सबको उन्होंने एक पोर्टल बना के डाला है, जिसके अंदर 61% प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, दे आर वक्फ बाय यूज़र। 61% के नहीं है, सिर्फ 39% प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट हैं वैलिड और डीड्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो ऑल दोज प्रॉपर्टीज आर इन डेंजर वंस यू टेक दैट आउट वक्फ बाय यूजर। से ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो उसका जाने का खतरा है, वुड बी इन प्रॉब्लम इफ दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन टोटो। मेरा ये सवाल है कि हम लोग बोलते हैं कि वक्फ में हम लैंड मनी जो भी हम डोनेट करते हैं, तो जो हम डोनेट कर रहे हैं वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी भी दे सकती है, फिर हिंदू भी दे सकते हैं? जी 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 दे सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई भी दे सकता था अभी तक, लेकिन अब जो नया संशोधन आया उसके अंदर हिंदू का को बाहर कर दिया, सेक्शन ही वो खत्म कर दिया गया। जावेद साहब, एक चीज मैं स्टडी कर रहा था जब, तो मैंने कुछ आपकी चीजें पढ़ी। एक बात जो बहुत ज्यादा कही जाती है, उसी को वो बात आपकी जो सुनी मैंने वो उसको ताकत देती है कि जो वक्फ की जायदादें हैं उस पर कुछ बहुत बड़े खास लोगों का कब्जा है, और इसीलिए वक्फ को लेकर के सारी बातें उन लोगों की तरफ से की जा रही हैं। तो ये कौन लोग हैं जो वक्फ की जायदादों पर बैठे हैं? कुछ नाम अगर आप बताना चाहें। एक नाम तो जो मैंने देखा जिस पर आप कह रहे थे, ओवैसी साहब का नाम आप ले रहे थे कि पता नहीं कितने हजार की करोड़ की प्रॉपर्टी है जिस पर वो काबिज है। इसके पस मंजर में जाना होगा, मैं आपको ले चलता हूं। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका एक कंप्रिहेंसिव मतलब निकलता है कि कौन और कितना। आप अभी देखेंगे हाल ही में जेपीसी को पूरे हिंदुस्तान से तमाम वक्फ बोर्ड से एक सवाल पूछा गया, एक फॉर्मेट दिया गया कि आप मुझे ये बताइए कि कितनी संपत्तियां अतिक्रमण हैं और किसने की है। तो सच्चर कमेटी 2005 में एक रिपोर्ट पेश किया, जिसमें हम उत्तर प्रदेश जहां बैठे हैं उसी में हम एक आपको आंकड़ा पेश करते हैं। हमारी फोरम ने एक रिसर्च और डेटा कलेक्ट किया उत्तर प्रदेश के ही मामले में, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में जेपीसी को सबमिट किया गया। उस वक्त 11 संपत्तियां ऐसी थीं उत्तर प्रदेश में जो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के कब्जे में थी। 2005 उसके रिकमेंडेशन पे ये हुआ कि इसको सरकार खाली कराए। इसी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 37 ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी हैं जिस पे गवर्नमेंट का कब्जा है। और ये गवर्नमेंट कौन है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं हैं। नादान महल लखनऊ की 11 ऐसी प्रॉपर्टी शहर के अंदर हैं जो सरकार अथवा भारत सरकार या लोकल डिपार्टमेंट की कब्जा है। इसी के सरकार साथ खुद ये नहीं कह रही कि हम भी कब्जा किए बैठे हैं। एग्जैक्टली लेकिन इतना अंतराल के बाद 2005 के बाद, मैं सरकारों की बात नहीं करता हूं किस पार्टी की थी किसकी थी, लेकिन यहां बात नीयत की है कि किस तरह से आपने ऐसी संपत्ति जो आवाम के रफाई के लिए था, जो उसके बेहतरी के लिए, आंकड़े ये बताते हैं कि तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए की सिर्फ लखनऊ में गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखी है, जिसका न वो मुआवजा दिया, न उसका किराया देती है और न वक्फ बोर्ड से किसी तरह के कागजात के डील हैं। अब सवाल हुई इंडिविजुअल कौन है? 1954 एक्ट के तहत अगर आप देखेंगे तो उसमें हर तरह के लोगों का रिप्रेजेंटेशन था। उसमें मुस्लिम स्कॉलर, सामाजिक वकील का एक वर्ग होता है और उसमें
इंटेलेक्चुअल भी आता है। ये तो बोर्ड क्या कर रहा है? फिर यहीं पे सवाल आता है ना कि बोर्ड क्या कर रहा है? बोर्ड के अख्तियारात ट्रिब्यूनल के जरिए आते हैं। ये मामला प्रशासनिक है। अगर बोर्ड सरकार के अंडर में है तो कलेक्टर भी सरकार के अंडर में है। ये बात नीयत की है कि अगर हम रसूखदार से नहीं खाली करा सकते, सरकार से नहीं खाली करा सकते, तो आवाम का इस पे क्या चलता है? कोई जोर नहीं है। तो ये संपत्ति ऐसी है जिस पे तमाम तरह के विवाद हैं। 50,000 ऐसी संपत्तियां हैं पूरे मुल्क में जो अतिक्रमण हैं। कौम के दर्द की बात कर रहे हैं, जब उनका नाम इसमें शामिल है कि वो खुद लंबे वक्त से इन सारी चीजों पर, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पर वो सारे लोग काबिज हैं, तो ये कैसे फैसला किया जाए कि जिनके हवाले हमने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं वो वाकई कौम का दर्द रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी तक का जो सिनेरियो है उसमें यही लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ कर के कौम के मसलों को उठाया है। लेकिन इन्हीं को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का प्रोटेक्शन, जैसे जावेद साहब ने कहा कि इनके साथ मौजूद था, उसी की वजह से इनको इतनी हिम्मत हुई। मिसाल के तौर पर ओबराय होटल दिल्ली में ये वफ़ की प्रॉपर्टी पर है और उस वक्त के मुतवल्ली मदनी साहब थे इस प्रॉपर्टी के, और उन्होंने इस प्रॉपर्टी को ओबराय होटल को दे दिया 1 रुपये में। 1 रुपये लीज पर, सिर्फ 1 रुपया सालाना। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 रुपये की लीज पर। बड़ी माजरत से एक सवाल, मैं किराए के मकान में रहता हूँ दिल्ली, मुझे कुछ लीज पे मिलेगा क्या? तो मसला ये है इसमें जो बहुत बड़ा इशू है कि ये सारे वो लोग हैं जिनका कब्जा है, मदरसे के लोग हैं बड़े बड़े जिनका कब्जा है वक्फ की ज़मीनों पर। तो ये 1 रुपए के पीछे कुछ बड़ा सा रुपया पीछे से ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, वो जाहिर बात है कि दूसरे अंडर द टेबल बैक डोर से कुछ लिया होगा उन्होंने, जो भी लिया। अब उसकी तस्दीक हमें नहीं है। जब इस तरह की बातें आती हैं, ओबराय होटल का जिक्र किया, जावेद साहब भी कई सारे ऐसे उदाहरण दे रहे थे, तो मुसलमान भरोसा नहीं कर पा रहे होते कि ये किसकी लड़ाई है, ये उनकी वाकई लड़ाई है या उन लोगों की लड़ाई है जो उस पर काबिज है? नहीं, देखिए, मैं तो उसके पे लीगल एस्पेक्ट देखता हूँ कि किस तरह से ये प्रॉपर्टी बेस्ट वे में मैनेज होगी लीगली, और किस तरह से लीगल फ्लॉज ऑब्वियस और इसको ओपन करने से कैसे प्रॉपर्टी अफेक्टेड होगी। आज की डेट में जो वक्फ बाई यूज़र निकाल देने से ही 61% जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, फॉरगेट अबाउट हु इज़ हैविंग द प्रॉपर्टी, 61% प्रॉपर्टी विल गो टू द इनक्रोचर्स। एक आम से मामले में बताइए कि मैं किसी घर में किराए पे रहता हूँ, वो वक्फ नहीं है, तो मैं कितने बरस उसमें रह लूंगा तो वो मेरा हो जाएगा? ऐसा कुछ है अभी? ऐसा है कि अगर वाकिफ जो जिसका घर है ओनर का, उसके रहते आपने उसके टाइटल को ही चैलेंज कर दिया 12 साल तक, तो आप आराम से रह सकते हो उसके बाद। जी, दैट इज कॉल्ड एडवर्स पोजीशन। इसमें देखिए एक बात ये है कि सरकार जो है, ऐसा लगता है कि वो खुद एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे काम कर रही है। मिसाल के तौर पर पहले किसानों की ज़मीनों पे इनकी निगाह थी और बहुत लंबे टाइम तक वो बिलों का मसला चलता रहा। फिर 3 कानून लाए गए, कृषि कानून, उसके ज़रिए उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। अब वक्फ की ज़मीनों पे नज़र है। तो किसी न किसी तरीके से ये बड़े लोगों को या अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस बिल का जो सबसे नेगेटिव पहलू है वो ये है, जैसे शाहिद साहब ने बताया, कि 61% ज़मीनें वो चली जाएंगी और उसके मालिक वो लोग हो जाएंगे जिनका उन पर कब्ज़ा है। तो अब ये बताइए आप कि उन 61% ज़मीनों पे कब्ज़ा किसका है? तो कब्ज़ा या तो सरकार का है, या तो सरकार के मित्रों का है, या उन लोगों का है जो पावरफुल लोग हैं, या फिर वो लोग हैं कि जिसमें उन्होंने कहीं कोई इंक्रोच करके मंदिर बना दिया, कहीं कोई आबादी क्रिएट कर दी, कहीं तो क्या काट जो दी। दूसरे रिलीजन के और बहुत सारे बोर्ड हैं, ट्रस्ट हैं, क्या उसमें भी कुछ अमेंडमेंट की तैयारी है क्या? नहीं, अब मैं जब कुछ बातें हो रही हैं जब ऐसे? हमने जेपीसी में गए उससे पहले बड़ी सारी रिसर्च करी, तो सीएजी की रिपोर्ट्स आती हैं जो रिलीजियस एंडाउमेंट की फंक्शनिंग के ऊपर। तो कई सालों की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उसके अंदर मुझे जो सारी कमियां जो वक्त में दिखाई दे रही हैं वो कहीं ज़्यादा उन रिलीजियस एंडाउमेंट्स में भी हैं। वहाँ पे भी इंक्रोचमेंट बहुत है, वहाँ पे भी लिटिगेशन बहुत है, वहाँ पे भी मिसमैनेजमेंट बहुत है, लेकिन उनके लिए अभी कोई कानून फ़िलहाल तो नहीं आ रहा है। वक्त पे ही नज़र है।
वही कातिल वही मुंसिफ जी यही वाला है। मामला हो एक गया। तो ये बेसिक यहाँ पर प्रिंसिपल के ही खिलाफ। एक बात ऐड करना जरूरी है, जैसा कि अब डिस्कशन एक अलग मोड़ पे चला गया कि नुकसान कितना, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो 61% नुकसान कितना और नुकसान किस किस का, जी ये कितना भी- नुकसान, या तो इसमें एक मैं आपको आंकड़े में ले जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में 1,32,140 वक्फ संपत्तियां बाई गजट नोटिफिकेशन सरकार के डेटा में। 1987 में ये दर्ज कर दी गई। कानून के मुताबिक 1995 एक्ट के मुताबिक धारा 37 में उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में 6 महीने के अंदर दर्ज करना अनिवार्य होता है। अगर वो नहीं दर्ज होता है तो सिम्स डीम टू बी म्यूटेशन, यानी म्यूटेट हो गया, मान लिया गया। आपको सुन के हैरानी होगी कि 78% से ज़्यादा वक्फ संपत्तियाँ 1987 से लेकर 37 साल हो गए और इंदराज नहीं है। सरकार ने जेपीसी को रिपोर्ट दिया है कि मात्र 2825 ही संपत्तियां जो हैं म्यूटेट हुई हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरे राज्यों में, बिहार में 8,500 कब्रिस्तान जो है सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंदराज है, वो वक्फ बोर्ड में इंदराज नहीं है। इसी तरह इंदराज मतलब दर्ज नहीं है, दर्ज नहीं है। इसी तरह वेस्ट बंगाल में टीपू सुल्तान ने 1750 एकड़ ज़मीन वक्फ किया। वो ज़मीन आज की डेट में सिर्फ 750 एकड़ ही दर्ज है। इसी तरह कर्नाटका, केरल, दिल्ली में आइए 123 वक्फ प्रॉपर्टी संपत्तियों का एक मामला चल रहा है। 1974 में बाई गजट नोटिफिकेशन से ये प्रॉपर्टियां वक्फ की डिक्लेयर हो गईं और इसमें सरकार ने वक्फा यानी धीरे धीरे अपने इन संपत्तियों पे इल्लीगल तरीके से कब्जा कर लिया। आपको एक छोटा सा आंकड़ा और बताएं कि 650 कब्रिस्तानों की सूची इस केजरीवाल सरकार से आने से पहले वेबसाइट पे इंदराज थी, दिखती थी। अब वो सिर्फ मात्र ग्राउंड पे 86 रह गई हैं। ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है मुल्क में कि एक पायस और रिलीजियस पर्पज की संपत्तियों को आप कमर्शियलाइज करने जा रहे हैं। आपको सुन के भी हैरत होगा कि पिछले 30 साल में राज्य सरकार या भारत सरकार न शमशान घाट के लिए न कब्रिस्तान के लिए ज़मीन एलोकेट किया है, सिर्फ डेवलपमेंट अथॉरिटी को छोड़ के। आपको हाल ही में सुना होगा कि हरियाणा में किसी गांव में कब्र दफनाने के लिए कब्र की जगह नहीं थी, वो अपने घर में दफनाया। इसी तरह आपने आगरा में वाह, फरुखाबाद, इटावा में कई ऐसे गांव हैं। अच्छा, जब इस तरह का ऐलान होता है, हरियाणा है। सरकार के जो हरियाणा में जो सीएम है नायब सिंह सैनी साहब, उन्होंने ऐलान किया कि वक्फ की जमीनों की जांच की जाएगी और 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया है। तो एग्जैक्टली क्या इससे होने जा रहा है? इसमें इससे क्या निकलेगा? हरियाणा में सबसे बड़ा इंपैक्ट होना है। हरियाणा में कई ऐसे कस्बे हैं जो वक्फ की संपत्तियों पे बसावट है। वो जैसा अभी सुना आपने कि लिमिटेशन एक्ट तो ये आने तो के फायदे बाद की बात है ना वक्फ के लिए। नहीं, वो किराया भी नहीं देते हैं ना वो। नहीं, मैं कह रहा हूं जांच अगर होगी तो ये सारी बातें खुल के सामने आ नहीं, जाएंगी। अब उसमें देखिए क्या होना है। तो सरकार की यही मंशा नहीं ठीक है ना। सरकार अगर ये बात, अब बताइए कि उत्तर प्रदेश में 1,32,000 संपत्तियों में 78% बार बार मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि इंच बाय इंच 1359 फसली के मुताबिक नापा जाएगा। तो जब तुम्हारी ही रिकॉर्ड, तुम्हारी ही गजट हमारे लिए इनवैलिड हो जाएगा। और नया कानून क्या कहता है कि हम एक पोर्टल बनाएंगे, उस पोर्टल में 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत है, या तो वक्फ बाई डीड या वक्त में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक कॉलम। दूसरा, उस नए पोर्टल में अगर आपका राजस्व का इंदराज होगा तब हम मानेंगे, वक्त यूजर नहीं मानेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि पूरे मुल्क में एक अनरेस्ट सिचुएशन होगी और कलेक्टर को ये अधिकार होगा कि उन ज़मीनों को इस दस्तावेज़ के आधार पे वो सरकारी लैंड घोषित कर सकता है अथवा डिस्प्यूट में जाने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक कब्रिस्तान इस्तेमाल हो रही कदीम है और उसकी नवैयत जो है बंजर है या वॉटेवर आज के रिकॉर्ड में। अब कोई व्यक्ति जाता है, कहता है कि साहब ये जो है ज़मीन ग्राम सभा की है, इस पे रोक दिया जाए, तो सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस को रोका जाएगा और वो अदालत में जाएगा। अदालत की कोई मियाद तय नहीं है। हालांकि वक्फ बोर्ड में ये तमाम चीज़ें पहले होती थी कि म्यूटेशन 90 दिन के अंदर हो जाए। ट्रिब्यूनल अब ये एक अच्छा प्रोविज़न लाए हैं कि ट्रिब्यूनल 90 दिन में अपना फैसला सुनाएगा तब अब उसके फैसले को आखिर नहीं माना जाएगा। ये फैसला जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आप पूरे चीज़ों को देखेंगे कि इस नए भारत में धर्मार्थ को एक रेवेन्यू मॉडल बनाया गया। आप देखे होंगे कि अभी नए कॉरिडोर बने हैं, केदारनाथ कॉरिडोर, अयोध्या कॉरिडोर और वाराणसी कॉरिडोर। ये सरकार के लिए रेवेन्यू मॉडल है। वक्फ एक ऐसी संपत्ति है कि सरकार को एन केन प्रकारण चाहिए। क्यों? कि उसके पास अमृत योजना के लिए कई सौ पार्क बनाने कुल मिलाकर सरकार को जो बातें ओवैसी कह रहे हैं या मदनी साहब कह रहे हैं वही बात आप कर रहे हैं। शायद साहब वक्त बहुत कम रह गया।
अब ये बात कही जा रही है कि बहुत जल्द अगर मामला नहीं सुलझा और ये विधेयक संसद में रखा जाता है, पास होता है, तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अदालत में किस तरह की स्थिति हो सकती है, जरा वो बता दें आप। अदालत में देखिए जो लीगल पॉइंट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं, 3-4 पॉइंट्स तो बहुत ही स्ट्रांग हैं कि दो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ के ऊपर अगर आप अटैक करोगे तो ये तो डायरेक्ट आर्टिकल 25 का वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि आपने वक्फ का कॉन्सेप्ट पे ही अटैक करके कि आप उस पर इनहेरिटेंस लॉ लगा रहे हो विच इज़ नॉट एप्लीकेबल इन वक्फ प्रॉपर्टीज़। दूसरा ये कि ये कुरान और सुन्नत के भी ख़िलाफ़ है कि आप वक्फ में इंटरफेयर कर रहे हो। वक्फ इज़ ए रिलीजियस कॉन्सेप्ट सो फार एज शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में भी वक्फ का प्रावधान है कि वक्फ इज़ ए शरीयत रिलीजियस एक्ट। सो देयरफॉर ये इसके ऊपर भी। दूसरा ये कि आर्टिकल 14 का क्लियर वायलेशन है कि यही, लेकिन कितना लंबा खींचेगा कोर्ट में ये कहना मुश्किल है। गजाली साहब, सड़क से कोई रास्ता निकलता दिखता है आपको? इसमें एक बात मैं पहले शामिल कर दूं कि इस नए विधेयक में ये कहा गया है कि अब जो मेंबरान होंगे बोर्ड के उसमें गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे। मसला यह है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों का वक्फ है, उसमें गैर मुस्लिम क्यों होंगे? क्या किसी दूसरे धर्मार्थ में, उसके न्यास में कोई दूसरी कम्युनिटी का आदमी शामिल है? काशी के अंदर ये कहा गया है कि डीएम इसका एक मतलब ये तो नहीं कि आप मेंबर होगा। इसका एक मतलब ये तो नहीं कि कहीं आप अपनी चीजों को चलाने के लायक नहीं, इसलिए अब और लोगों नहीं, मैं बता रहा हूँ, काशी में ये कहा गया कि डीएम उसका मेंबर होगा। अगर डीएम मुसलमान है तो उसका सेकंड जो ऑफिसर है वो उसका मेंबर होगा, मुसलमान मेंबर नहीं होगा। यहाँ आप उल्टा कर रहे हैं, यहाँ गैर मुस्लिम को कह रहे हैं कि बोर्ड में मेंबर होगा और वो उसका मैनेजमेंट करेगा। तो ये एक तरह से मदाखलत है इस पूरे वक्फ के सिस्टम के अंदर। इससे बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है और ये इस तरह का कियोस क्रिएट करेगा देश में, जिस तरह की बाबरी मस्जिद का एक इशू खड़ा हुआ, जिस तरह की किसानों का मसला खड़ा हुआ उनके बिलों के बाद, जिस तरह के और कई सारे रिजर्वेशन के मसले पे पूरा देश उबल गया। इसी तरह का उबाल इसमें भी आने का। जावेद साहब, एक आखिरी सवाल, जिन 11 से 200 लोगों पर आप ये इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने वक्फ को नुकसान पहुंचाया, सरकार ने नुकसान पहुंचाया और बहुत सारे जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा उन्होंने नुकसान पहुंचाया, लेकिन उन्हीं में से 11 में से 200 जो लोग हैं उन्होंने सड़क पर उतरने का ऐलान किया, तो आप सड़क पर उनके साथ हैं? देखिए, फोरम का जो पहल है, मैं पिछले 1 दशक से लोगों में बेदारी, डॉक्यूमेंटेशन सरकार की तरफ से और स्टेक होल्डर की तरफ से, यानी जो बेनिफिशरी है, मैं इस बात की वजाहत करता हूं। लेकिन ये जमहूरी निज़ाम है। जमहूरी निज़ाम में अगर बात आपकी, ये भी एक तरीक़ेकार है। आपने जेपीसी में तमाम डॉक्यूमेंटेशन दिया, तमाम मैराथन में आप हाजिर हुए। अगर सरकार ने नहीं माना है तो ये भी एक जमहूरी तरीका है और 21 सितंबर तक ये हमारी पॉलिटिकल पार्टियां इसमें हिस्सा लेंगी, ये उनका कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में, और आपने देखा होगा किसान बिल में ऐसे ही हुआ। आप सरकार ने जितनी बिल लाई है वो यही बता रही थी कि अंतिम व्यक्ति के लिए है, लेकिन अंतिम व्यक्ति कोई महसूस नहीं होता है। वक्फ के लिए कहा जा रहा है 3 लोगों को, गरीब, मतलब मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है, मुसलमानों को चाहिए, गरीब, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, जरा कुछ बच्चों के सवाल और शामिल कर लेते हैं। आप देखेंगे उनका कुछ दिखना चाहिए निवारण। इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा ये सवाल है, जैसे हमारे सर ने कहा कि 61% प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अभी तक डाटा में कलेक्ट नहीं है और 39% प्रॉपर्टी सिर्फ डाटा में है, तो गवर्नमेंट उन प्रॉपर्टीज को फिर कैसे कलेक्ट करेगी? नहीं बेटा, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि 61 प्रॉपर्टीज आर लाइक वक्फ बाय यूजर, जिनके डेटा आप हो ही नहीं सकता। 500 साल की प्रॉपर्टी का डेटा नहीं होगा ना। अगर कोई मस्जिद है या कोई कब्रिस्तान है जो इस्तेमाल हो रहा है, उसका कोई अगर लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो प्रॉपर्टी है 61%। ओके, तो वो हैं, प्रॉपर्टीज आर एग्जिस्टिंग एंड दे आर बीइंग यूज्ड एज पर द पर्पस ऑफ द वक्फ। ठीक है, एक और सवाल ले लीजिए। अक्षय शर्मा। और मेरा सर क्वेश्चन ये था, आपने कहा कि जो प्रॉपर्टी आई थिंक अल्लाह के नाम पे हो जाती है, तो सर एट द एंड उसको कोई तो ऑक्यूपाई करता होगा, गवर्नमेंट कर सकता है या बोर्ड कर सकता है, तो करता कौन है? हाँ, वो इसीलिए उसको उसमें ये होता है कि जो वाकिफ बना देते हैं, जैसे वक्फ कर दिया तो वो अल्लाह के लिए हो गया, उसको मैनेज करता है बोर्ड।
जो पूरा एक्ट है वो उसी स्ट्रक्चर के ऊपर है कि ये प्रॉपर्टीज जो अल्लाह के नाम दे दी गई हैं इनको मैनेज कौन करेगा और उस पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए दी गई हैं, किस तरह इसका इस्तेमाल ये ठीक होगा। वैसे ही यही कि है। ईश्वर के लिए कुछ दान कर दिया गया तो ईश्वर को तो किसी चीज की जरूरत है हाँ, नहीं, जरूरत- वो आम लोगों के वो काम आम लोगों के आएगी, लिए होता है। जरूरतमंद लोगों Essential। के काम आएगी। बहरहाल जैसे उसमें मंदिर का होता है, मंदिर नियाज बना देते हैं, उसी तरह का मामला है। ठीक ऐसे है। रिलीजियस चैरिटेबल एक्ट्स हैं सारी स्टेट्स के अंदर, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एक्ट्स हैं। और अगर आप इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मुझे आपके सुझाव का इंतजार है। आप मुझे mail@indiatvnews.com के जरिए अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं और आप सीधे भी मुझसे जुड़ सकते हैं @husain के जरिए। तमाम मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान मुसलमानों की जायदाद, मुसलमानों की संपत्ति, मुसलमानों के बुजुर्गों ने दान दी और आज भी मुसलमान जो दान दे रहे हैं उससे आपको क्या काम है? और यही सवाल मुसलमान पूछ रहे हैं। शहर का शहर मेरी जान की तलब रखता है, आज सोचा है यही जान का सदका दे दूं। बहुत बहुत शुक्रिया।